नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जिसका अध्याय संख्या 3 का अध्ययन हम कर रहे थे। जहां अब तक इस अध्याय के यानी जो हमारा अध्याय है मुद्रा और साख, इसके हमने 7 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। जहां हमने ये समझा था कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के स्वरूप पर हमने चर्चा की, बैंकों को लेकर के बैंकों के कार्य कैसे हो रहे हैं उनको हमने देखा, करेंसी, चेक द्वारा भुगतान, जैसे भुगतान के अलग अलग तरीके थे उन सबको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। बच्चों साथ ही साथ हमने ये देखा कि ऋण यानी साख होता क्या है, साख कैसे मानव जीवन को और उसकी आय को, उसकी जीविका को कैसे प्रभावित करता है, इन सब बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली थी। बच्चों जब हम ऋण की बात कर रहे थे तो हमने वहां पर ऋण को विविध प्रकार के जो साख प्रबंध हैं उनके माध्यम से समझने की कोशिश की थी। भारत के संदर्भ में हम देखें तो हमने कई सारे आंकड़ों को इकट्ठा किया था, जहां हम निर्धन परिवार से लेकर के अमीर परिवार तक का जो मध्य की स्थिति थी, इन सभी कैटेगरीज की हम तुलना कर पा रहे थे। हमने जीडीपी के बारे में भी चर्चा कर ली थी, जहां हमने वर्ष 1973-74 के वित्तीय वर्ष को आधार बनाया था। साथ ही साथ हमने कंपेयर किया था सत्र हमारे 2013 और 14 का। इन सब बातों को अब तक हमने अध्याय में अच्छे से समझ लिया। हमने हमारे लास्ट पार्ट में ये देखा था कि कैसे जो ऋण है उनको हम अलग अलग क्षेत्रक ऋण के अनुसार समझ पा रहे हैं। औपचारिक और अनौपचारिक में डिवाइड करके हमने इस नॉलेज को प्राप्त कर लिया था। बच्चों जब अध्याय से हमने इतना कुछ सीख लिया है तो क्यों ना अब इस पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न है उनका भी अभ्यास कर लिया जाए। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग संख्या 8, जिसमें हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और इस भाग में हम देखेंगे हमारे प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमें कहता है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे ये प्रश्न हमारे सामने आया, कोई एग्जांपल आया माइंड में? बिल्कुल आया होगा ना हमारे सामने। कौन सा? रमा का हम बात कर सकते हैं, या हम ये देखें कि हमने सपना का उदाहरण लिया था, वो हम देख सकते हैं। तो इन सभी एग्जांपल्स को जब हमने एनालिटिक किया, इनका सबको देखा, तो हमें क्या पता चला कि ये ऐसी परिस्थितियों में थे कर्जदार जिन्होंने कर्ज लिया, तो इनके सामने जो समस्याएं पहले से थी वो तो एज इट इज थी, उसके अलावा नई समस्याएं और खड़ी हो गई और ये कर्जदार में कर्ज का जो जाल था उसमें फंस चुके थे। तो देखिए हम इसका आंसर कैसे राइट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में उधार लेता है तो हो सकता है कि उसके लिए परिस्थितियां और कठिन हो जाएं, क्योंकि इन स्थितियों में व्यक्ति की आय अनिश्चित होती है। भाई कठिन परिस्थितियां कौन कौन सी होंगी? अगर हम रमा की बात करें, जिसके पास में आय का स्रोत केवल मात्र अन्य की भूमि पर जाकर काम करना था, जो पूरे वर्ष पर्यंत नहीं चलता था, कुछ महीनों के लिए काम मिलता था, बाकी महीने वो बैठती थी। तो इन सब में ऐसी परिस्थितियां, या फिर हम स्वप्ना की बात करें, जहां हम ये देख पा रहे थे उसके पास छोटी सी खेती की जमीन है, उसने मानसून का जुआ यानी कि जो खेती है उस पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, यानी उसने कर्ज लिया और उसने देखा मैं मूंगफली की फसल उगाती हूँ। तो ऐसी जो कठिन परिस्थितियां बच्चों, अगर इनमें व्यक्ति उधार लेता है तो हो सकता है कि जो परिस्थितियां है वो और भी ज्यादा बदतर हो जाएं। और इनमें जो सबसे बड़ा मोटो होता है, सबसे बड़ा कारण होता है इन परिस्थितियों का, वो होता है आय का अनिश्चित होना। कृषि में आय को हमने अनिश्चित माना है। प्राथमिक सेक्टर्स की हम बात करें तो देखते हैं हम कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों को हम वहां सम्मिलित करते हैं, जहां हमें यह पता चलता है कि इनमें सबसे ज्यादा व्यक्ति आज भी काम कर रहे हैं, परंतु इनका जीडीपी का जो योगदान हम देखें, चाहे 73-74 का देखिए जहां सर्वाधिक दिख रहा था, उसकी कंपेयर में अगर हम 2013-14 की बात करें तो वहां हम देखते हैं माइनरी 48% का जीडीपी में ये योगदान दे रहा है। परंतु इसमें जो लगे हुए लोग हैं, रोजगार ले रहे हैं व्यक्ति, काम कर रहे हैं, हम उन्हें कह सकते हैं जो मतलब प्रचंड बेरोजगारी से ग्रसित व्यक्ति हैं, वो इसमें अगर हम बात करें वो हमारे 71% के आंकड़े हमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आय अनिश्चित है। भाई वो काम कर रहे हैं, उनका जो मूल्यांकन है, उनका जो आउटपुट निकलेगा वो 0 निकल करके आ रहा है। साथ ही साथ देखिए, यदि वह काम के लिए कर्ज लेता है और वह सफल नहीं होता है तो उसके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल होता है और फिर उसे नया कर्ज लेना पड़ता है, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है और जो स्थिति है वो बद से बदतर हो जाती है। ऐसा हमने सपना के एग्जाम्पल में देख लिया था, उसे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना भी पड़ गया था अपने कर्ज को चुकाने के लिए, तो स्थिति सुधरने के बजाय वहां बिगड़ चुकी थी। बच्चों इसके साथ देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं यहां ऋण ने कर्ज लेने वाले के लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि वह कर्ज के जाल में फंस गया। भाई हम एक माइनस नेगेटिव स्थिति में थे, हमने लोन ले लिया, कर्ज ऋण ले लिया, साख ले ली, ठीक है। अब हमारा कर्ज जिस काम के लिए लिया था वो भी नेगेटिव में चला गया, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हमें कर्ज तो चुकाना है ना, उसका इंटरेस्ट ब्याज भी चुकाना है। सो हम क्या करेंगे, अब हमारे सामने होगा या तो नया कर्जा लो,
ठीक है, तब चुका पाएंगे। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कोई भी जो ऋणाधार, समर्थक ऋणाधार है जिसके बारे में हमने हमारे अध्याय में देखा था, उसे दे करके आप ये कर्जा चुकाइए। तो स्थिति कैसी हुई, बहुत बेकार हो गई और हम कहां फंस चुके हैं, कर्ज के जाल में। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। काफी सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। हमने वहां देखा था गेहूं, जूते और वो जो वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था, उन सब पे हमने डिस्कस कर लिया था। ये एग्जाम्पल हमारे पास में था। इसी की तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों देखिए, अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा के जो बेसिक्स गुण हैं, यानी कि जो क्वालिटीज है मुद्रा की, वो क्या क्या है भाई। करेंसी सबसे पहले क्या कह रही है, ये कहती है मैं विनिमय का माध्यम हूं, ठीक है। दूसरी चीज, मैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है उसे खत्म कर देती हूं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं भी ले जाओ मुझे, आप कोई भी परचेज करो, मैं सर्वमान्य हूं, मुझे हर कोई ग्रहण कर लेगा, स्वीकार्य है। ऐसी चीजें हैं ना मुद्रा के पास में। तो ये आवश्यकताओं का दोहरा जो संयोग है, ये कैसे खत्म होता है, इसे हम एक बार देख लेते हैं। यही तो हमारा क्वेश्चन है भाई, कैसे सुलझाती है। तो देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, एक जूते वाला है जो जूते बेच रहा है, उसके पास में एक गेहूं वाला है जो गेहूं बेच रहा है, ठीक है। अब जूते वाला कहता है मुझे गेहूं चाहिए, फिर जूते वाला क्या कह रहा है भाई, मुझे गेहूं चाहिए, पर जो गेहूं वाला है वो कहता है मुझे तेरे जूते नहीं चाहिए। अब बताओ लेन देन कैसे कर सकते हैं, वस्तु से कर सकते हैं क्या। गेहूं वाले ने क्या किया, ये गेहूं वाला है, ये हमारा हम कह रहे हैं शूज वाला है, जूते वाला। गेहूं वाले को तो शूज चाहिए, ठीक है, पर शूज वाले को गेहूं नहीं चाहिए। क्या इनका लेन देन हो सकता है, क्या इनमें विनिमय हो सकता है, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इन दोनों को आपकी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वाली स्थिति यहां क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें एक दूसरे की वस्तु का जो मतलब कहते हैं कि उसकी डिमांड है, इनके पास में नहीं है। तो अब मुद्रा का क्या रोल है यहाँ पे, हमारे पास में मनी आ गई भाई बीच में। मनी ने क्या कहा, जो गेहूं वाला है उसके पास में मनी है, वो जाएगा शूज वाले को बोलेगा ले भाई पैसे ले जूते दे, क्या वो मना करेगा, नहीं कर सकता। ऐसे अगर शूज वाले की डिमांड हो तो वो भी मनी से कुछ भी परचेज कर सकता है। तो मुद्रा विनिमय का ऐसा माध्यम है जो हर तरह के बेंडेशंस को खत्म करती है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म करती है, इसलिए इसे सर्वमान्य कहा गया है, विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। और हम कहें एक मीडिएटर है, हमारे मतलब लेन देन का माध्यम बन चुका है। तो यहाँ पे हमने देखा, अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करती है। पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, यदि एक जूता निर्माता बाजार में जूते बेचना चाहता है और वस्तु विनिमय के तहत चावल खरीदता है, तो दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। जब तक दोनों सहमत नहीं है, दोनों को अपनी अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, तब तक उनके बीच में विनिमय, हम कहें व्यापार, नहीं हो पाएगा। भाई चावल वाला कहेगा मुझे जूते नहीं चाहिए, चावल तो मैं दे दूंगा पर मुझे जूते नहीं चाहिए। जूते वाला कहेगा मैं केवल जूते दे सकता हूं, मेरे पास पैसे वगैरह कुछ नहीं है। तो जब तक इन दोनों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमति नहीं होगी आपस में, तब तक इनके बीच में क्या नहीं हो सकता, विनिमय नहीं हो सकता। और यह एक समस्या पैदा करता है जिसे हम क्या कहते हैं, आवश्यकताओं के दोहरा संयोग। इसे कहेंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मतलब दोनों तरफ, दोनों साइड, बोथ साइड क्या है, डिमांड होनी चाहिए, तभी जाके वस्तुओं का विनिमय हो सकता है। बच्चों साथ ही साथ देखिए, धन के आगमन से, अब मुद्रा का रोल हम यहां देख लेते हैं। धन के आगमन से यह समस्या दूर होती है। पैसे ने कमोडिटी यानी वस्तु की बिक्री और खरीद को अलग कर दिया। कैसे कर दिया, जिसको जो वस्तु चाहिए पैसा देगा और वो वस्तु खरीद लेगा। तो मुद्रा विनिमय का ऐसा माध्यम है जिसने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म कर दिया है, विनिमय को आसान बनाया है। क्यों? क्योंकि मुद्रा सर्वग्राह्य है, सब कोई इसे एक्सेप्ट कर लेता है। कौन मना करेगा भाई, आपको उचित पैसा मिल रहा है अपनी वस्तु का, आप बेच दोगे, बात खत्म। तो यहां पे हमने देखा, यहां अगर हम इस स्थिति, इस उदाहरण की बात करते हैं तो यहां जूता निर्माता पहले पैसे के लिए जूते का आदान प्रदान करेगा और फिर चावल के लिए पैसे का आदान प्रदान करेगा। तो ये स्थिति हम देख पा रहे हैं, यहां मुद्राओं का दोहरा, हम कहें आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग है वो खत्म हो गया। कैसे भाई, जूते वाले ने किसी अन्य को जूते बेचे, पैसे लिए, उन पैसों से वो चावल खरीद लेगा, बात खत्म हुई, वस्तुओं का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। तो ये मुद्रा है, मीडिएटर है, हमारे व्यापार का मीडिएटर का काम करता है, इसीलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है,
रहा है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं। तो जो जाहिर सी बात है, बैंक का व्यापार, बैंक की इनकम देखें, हम सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, आय का साधन देख रहे हैं, बैंक को मिल कहां से रहा है, बैंक को इन्हीं दो लोगों से तो मिलता है। एक तो जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद में जो अमाउंट बच रहा है, जो सेविंग्स करते हैं, अपने नाम से खाता खुला करके बैंक में निक्षेप करते हैं, यानी जमा करवाते हैं, निवेश करते हैं। वो दूसरे वो होते हैं जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें ऋण चाहिए, जो बैंक में आते हैं और ऋण लेते हैं, अपनी सारी शर्तें, बैंक की जो शर्तें हैं उन्हें मान करके, एग्रीमेंट साइन करके। तो इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर है वो हमारा बैंक है। अब ये कैसे कार्य करता है ये तो हमें अच्छे से समझ में आता है। भाई बैंक क्या कर रहा है, देखो बैंक क्या कर रहा है, ए के पास में ए और सी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ए के पास में एडिशनल मनी है, उसने बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है। बैंक क्या करेगा, आरबीआई की गाइडलाइन क्या कह रही है, आरबीआई की गाइडलाइन कह रही है 15% तो आपको रखना ही रखना है। वो तो इसलिए रखना ही पड़ेगा, सेफ डिपॉजिट, ये फंड तो, ये लिक्विड तो आपको रखना है। 15% उन्होंने रखा, बाकी का अमाउंट क्या कर रहे हैं, सी को कह रहे हैं भाई ऋण चाहिए, ले जा। तो इसमें कहां ये 15% रखा, इनकम कहां दिखी, इनकम देखो कहां है, देखो ए जब पैसा लेने आएगा अपना, तो बैंक उसे ब्याज भी देगा, यानी सूद देगा इस जमा निवेश पे। वो जो ऋणदाता सूद बैंक को जमा करवाएगा उसकी तुलना में काफी कम होता है, और जो ये अंतर है दोनों ऋणों का या दोनों ब्याज का जो अंतर है, वही बैंक का सोर्स ऑफ इनकम है। और इस सोर्स ऑफ इनकम के लिए बैंक क्या करता है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। तो इसका आंसर हम कैसे राइट करेंगे, देखिए बैंक लोगों से जमा स्वीकार करते हैं और जमा के एक हिस्से को रिजर्व के रूप में रखने के बाद में जो 15% है, ठीक है, याद रखना अच्छे से, बैंक उन लोगों को उधार देता है जो ऋण के रूप में पैसे की मांग करते हैं। यानी यहां कर्जदार तैयार हो चुके, वहां जमाकर्ता आ चुके, जमाकर्ताओं से पैसा लिया, सम ऑफ मनी 15% का लिक्विड उन्होंने अपने पास में होल्ड किया, बाकी अमाउंट किसको देंगे, जिनको केवल पैसे की डिमांड है, जो कर्जदार बनना चाहते हैं। इस प्रकार बैंक उन लोगों के बीच में मध्यस्थता करते हैं जिनके पास अधिशेष धन है, यानी कि अपनी आवश्यकता पूरा करने के बाद में बचा हुआ अमाउंट है, और जिन्हें धन की आवश्यकता है। इनका मीडिएटर कौन है, इनका मीडिएटर हमारा बैंक होता है। क्लियर हुआ टॉपिक, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 10 रुपए के नोट को देखिए। भाई बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं हम, ठीक है, 10 को छोड़ो 5 भी देख सकते हैं, 20 भी देख सकते हैं, 50 भी, जो भी नोट आप देख पा रहे हैं उसे देखिए। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, काफी सारी इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं। क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं, एक कथन होता है वहां, देखिए, मैं धारक को, जितने का नोट है उतना अमाउंट मेंशन होता है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट हम वहां देख पाते हैं। बच्चों इस कथन को, इस स्टेटमेंट को हमें स्पष्ट करना है, इसको समझना है कि भाई ये क्या कहना चाहता है, क्या यहां पे सेंटेंस का मतलब आ रहा है। तो देखिए एक 10 रुपए के नोट के शीर्ष पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, ठीक है, जिसके बाद एक बयान होता है केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत, ये सब मेंशंस होते हैं। इसके नीचे यह लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए की राशि का भुगतान करने का वचन देता हूं। इसका मतलब यह है कि यह एक वचन पत्र है जो भारत सरकार की ओर से जारी किया गया है। यानी हम ये समझ पा रहे हैं, जिसके पास में ये चीज है, ये कागज है जिसमें ऐसा वचन लिखा हुआ है, नीचे गवर्नर के साइन हमें दिख रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऊपर लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत। इन शॉर्ट हम कहें ये नोट है, तो उस नोट की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। क्यों है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से यह वचन पत्र दे दिया गया है। बच्चों इसके साथ साथ देखिए, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और यह जनता से वादा है कि 10 के धारक को हर हाल में 10 का भुगतान किया जाएगा। यह जनता में विश्वसनीयता बनाता है। जाहिर सी बात है, हम क्या कर सकते हैं, भाई आपने देखा होगा, इस चीज को हम फैक्ट में लेते हैं। कुछ नोट होते हैं जो थोड़े कटफट जाते हैं, हम कहें या डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, कुछ मात्रा में। हम एक डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। उन नोट्स को हम जब बैंक में लेके जाते हैं तो वहां पे हमें उसके बदले नई मनी मिल जाती है सेम अमाउंट की। ऐसा नहीं होता 10 रुपए आपने दिए और आपका बट्टा वट्टा काट के वो 9 रुपए देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों होता है, वो 10 का फटा हुआ नोट लेकर के क्यों हमें नया नोट 10 का दे देते हैं, ऐसा क्यों,
क्योंकि यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया वचन पत्र हमारे पास में है उस नोट के माध्यम से कि हमने ये नोट धारण किया हुआ है, ये हमारे पास में है और इसकी वैल्यूएशन कितनी बताई गई है, 10 रुपए है। तो आपको मुझे किसी भी हाल में कितना भुगतान करना होगा, 10 रुपए का भुगतान तो करना ही होगा। तो समझ में आ रहा है, ये हमारे बीच में क्या बना रहा है, विश्वास दे रहा है हमें कि भाई आपको ये मिला तो इसका मतलब है आपको 10 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर हुआ ये प्रश्न? चलिए आगे मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? भाई क्यों आई ऐसी जरूरत कि जो हमारे औपचारिक स्रोत हैं, पहले तो ये बात देखिए, यहां से जो हम कहें कंबाइंडली जो क्वेश्चंस हैं या इससे रिलेट करके कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, पहला ये होता है कि जो हमारे शाख प्रबंध हैं अलग अलग प्रकार के, उन्हें हम कौन कौन से क्षेत्रक ऋणों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक 2 कैटेगरीज हम बात कर चुके थे हमारे चैप्टर में। यहां पे हमसे पूछा गया कि औपचारिक स्रोत को भारत में बढ़ाने की जरूरत क्यों है, यानी औपचारिक स्रोत की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होनी चाहिए कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जरूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध कराए, वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दे हम उसे, ऐसा क्या कारण है? बच्चों जब हमने पाई चार्ट देखा था चैप्टर में तो आपको याद आ रहा होगा, अगर हम अनौपचारिक और औपचारिक की जब कंपेयर करते हैं तो हम ये देख पा रहे थे, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो लगभग 33% जो ऋण था वो हमारे अनौपचारिक स्रोत एकमात्र मानो आप महाजन या साहूकार से आ रहा था, जिसके अलावा अन्य अलग हैं। जैसे हमारे व्यापारी अलग थे, मित्र रिश्तेदार अलग थे, उसके अलावा हम ये कहें भूस्वामी नियोक्ता अलग था। तो ये सबको छोड़ दो, आप तो केवल एक साहूकार को टारगेट करो तो भी हम देखते हैं लगभग 33% हिस्सा उसने कवर कर रखा था। तो हम अंदाजा लगा पा रहे हैं उसकी ब्याज दर ज्यादा होती है। तो वहां की जो स्थिति है, चाहे वो किसानों ने लिया हो चाहे मजदूरों ने लिया हो, वहां की स्थिति कैसी होगी हम कल्पना कर सकते हैं। ज्यादा ब्याज है, मैक्सिमम उनकी इनकम है वो ब्याज में जा रही है, उनका जीवन स्तर डाउन जाते जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पे इस स्थिति को बचाने के लिए, या हम सरल शब्दों में कहें जीडीपी को ग्रोथ कराना है भाई, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना है, प्राथमिक सेक्टर को भी सुधार लो, बढ़ जाएगा। अरे भाई पहले ही रोजगार खूब दे रखा है, रोजगार आपने दे रखा है, पर वहां पर हम देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी दबा के भरी हुई है, छिपी हुई बेरोजगारी है। हम कहें व्यक्ति काम तो कर रहा है पर जरूरत ही नहीं है उसकी, एक छोटा सा खेत है, 2 एकड़ का खेत है, 2 व्यक्ति आराम से काम कर सकते हैं, पूरा किसान परिवार वहां पे लगा हुआ है। जो एडिशनल व्यक्ति हैं उनका वहां पे हम कहें श्रम का उत्पाद 0 है। यही कारण है कि भारत की जो जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का जो उत्पादन में स्थान है वो डाउन साइड जा रहा है, रोजगार में आज भी वही स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो यहां हम ये देखते हैं कि औपचारिक जो स्रोत हैं, जैसे हमारे बैंक हुए, हमारी सहकारी समितियां हुई, जो हम देख रहे हैं स्वयं सहायता समूह है, ऐसे जो औपचारिक स्रोत हैं इनको हमारे भारत में ऋण के जो कहते हैं कि ऋण के तरीकों को बढ़ाने की क्यों जरूरत आ रही है ऐसे वालों को। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे राइट कर सकते हैं। भारत में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है, बेसिक लाइन है, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में कई कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। कैसी कैसी? सबसे बड़ी कमी तो यह है उच्च ब्याज दर है। पहला सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि उच्च ब्याज दर पे ऋण मिलता है लोगों को, जिससे लोगों को कई तरीके से शोषण किया जाता है। कोई यहाँ दस्तावेजीकरण नहीं होता, यहाँ पे किसी प्रकार का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कर्ज लेने वाला है उसको सारी शर्तें माननी पड़ती है, उसको कई बार तो समर्थक ऋणाधार देना भी पड़ता है, जो इतना ज्यादा होता है कि जो साहूकार या महाजन है वो क्या करते हैं, इस ऋण के बदले चाहे वो चुका रहा हो तो भी उसका जो समर्थक ऋणाधार है उसे गबन कर जाते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, उसे वापस देते ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं कि जो मतलब ये बनाता है हमारे अनौपचारिक क्षेत्र की कई सारी कमियों को हमारे सामने लाता है। बच्चों देखिए, असंगठित क्षेत्र से कर्ज लेकर लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। असंगठित क्षेत्र, जैसा हमने क्षेत्रकों में देखा था संगठित और असंगठित, ये लाइक वैसे ही है औपचारिक और अनौपचारिक। तो असंगठित क्षेत्रों की हम बात करें तो कर्ज लेकर के लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जबकि औपचारिक क्षेत्र में सस्ती ब्याज दर और आसान शर्तों पर कर्ज दिया जाता है। जब इतना अच्छा काम है तो क्यों ना बढ़ाया जाए भाई इसको। तो देखिए यह कर्ज को कम करने में मदद करेगा और कर्ज के जाल में फंसने से बचाएगा। इससे लोगों की आय अधिक होगी। इस पॉइंट को समझ सकते हैं ना, कैसे अधिक होगी, कर्ज लेके कैसी आय अधिक होगी भाई। देखो आपने लिया एक तो हमारे अनौपचारिक से, ठीक है, हमने कहां से लिया, अनौपचारिक से, और एक व्यक्ति ने लिया औपचारिक से। ठीक है, ठीक, चलिए
अनौपचारिक में हम देख पा रहे हैं 60% वार्षिक थी, 36% वार्षिक हमने वहां देखी थी, जबकि औपचारिक की हम बात करें तो वहां पे ब्याज दर थी 8.5% वार्षिक की। ये डिस्कस हमने चैप्टर में कर लिया था बच्चों। यहां हम देख पा रहे हैं इसको कितना, 100 रुपए की हम बात करें तो 100 रुपए पे ये दे रहा है 60 रुपए 36 रुपए ब्याज के। हम समझ पा रहे हैं यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं 8.5%, एक लाइटली आंकड़ा हम समझने की दृष्टि से ले रहे हैं, लगभग 9 रुपए वो दे रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं ब्याज में ज्यादा अमाउंट किसका जा रहा है, अनौपचारिक वाले का। तो इनकम कैसे हो रही है उसकी, कम हो रही है। और यहां हम देख रहे हैं ब्याज में एक कम अमाउंट जा रहा है तो उसकी इनकम कैसी है, इसकी तुलना में अच्छी इनकम होगी उसके पास में। बचा हुआ धन वो कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, छोटे उद्योगों में कर सकता है, कृषि को और उन्नत करने में कर सकता है, अपने व्यापार को बढ़ाने में कर सकता है, अपने जीवन स्तर को सुधारने में कर सकता है, स्वास्थ्य पे कर सकता है। तो इन सब पॉइंटों से हम ये देखते हैं कि उसकी आय कहीं ना कहीं बढ़ेगी। हम ये देखेंगे इसका फर्क है ना, बड़े स्तर पर जब हम देखेंगे ना तो हमारा जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, उस पर जाके इसका असर हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। आय एक महत्वपूर्ण स्रोत है, चाहे विश्व बैंक कुछ भी कहे। विश्व बैंक ये कह दे $45,800 प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जिसकी है, मैं उसे ये मानता हूं विकसित राष्ट्र है। पर हम नहीं मानते, क्योंकि हमने केरल और हरियाणा की जब तुलना की थी राज्य स्तर पे तो हम ये देख पा रहे थे बच्चों वहां पे कि HDI में हरियाणा की आय ज्यादा थी केरल की तुलना में। पर अब जब शिशु मृत्यु दर की बात करें, साक्षरता की बात करें, तो वहां पे हम देखते हैं हरियाणा की तुलना में हमारा केरल काफी आगे। इन चीजों को जब फैक्ट को पूरा एक इंडेक्स देखा जाता है, यानी हमारी आय देखी जाती है, हमारा हम कहें जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, हम ये कह रहे हैं हमारा स्वास्थ्य साक्षरता स्तर देखा जा रहा है, तो हमारा निकल के आता है मानव विकास सूचकांक। तो ये किससे प्रभावित हो रहा है, ये आय से प्रभावित हो रहा है। और आय कैसे अधिक होगी भाई, जब इन कर्ज जाल से हम लोगों को बचाएंगे, कर्ज में के जाल में उनको फंसने नहीं देंगे, हम अनौपचारिक क्षेत्रों को हम कहें औपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक स्रोतों में बदलेंगे, तो जाके व्यक्तियों की आय बढ़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं एट लास्ट भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता है। क्लियर हुआ टॉपिक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह। पढ़ा हमने, अच्छे से पढ़ा है स्वयं सहायता समूह को। समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। चलो भाई आपके शब्दों में व्याख्या करनी आप करिए। देखो क्या करना है, सबसे पहले कोई भी प्रश्न आता है तो हमें क्या है, प्रश्न की अप्रोच लेनी है। प्रश्न किस पे बेस है, हमारे स्वयं सहायता समूह। जैसे ये शब्द हमारे सामने आया, हमारा माइंड क्या कहना चाहिए भाई, पहले शब्द को आप देखिए, फॉलो करो, कहना क्या चाह रहे हैं। भाई मैं पूछ रहा हूं स्वयं सहायता समूह के बारे में, इसको आप रिकॉल कीजिए क्या था ये। कुछ लोगों का हम देखे थे समूह था, जहां हम ये देख पा रहे थे ये समूह क्या कर रहा था, इस समूह ने जो मतलब महिलाओं की छोटी छोटी मतलब बचत थी उसको इकट्ठा किया, और हम देख रहे हैं फिर इससे वो एक बड़ा ऋणाधार बना करके बैंकों से अपनी जिम्मेदारी पे ऋण ले पाते हैं। उस ऋण से अपनी जमीनें छुड़ा रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, और टाइम पे उसको हम कह रहे हैं दे भी पा रहे हैं, जमा भी करवा पा रहे हैं। तो ऐसा समूह को बनाने के पीछे मूल विचार क्या है, मूल विचार ये है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हों चाहे शहरी क्षेत्र हों, वहां पर जो निर्धन परिवार है, क्यों निर्धन परिवार को क्यों फोकस किया, पाई चार्ट याद आ रहा है ना, ये वाला पाई चार्ट जिसमें हम ये देख पा रहे थे 85% हमारे निर्धन परिवार ऐसे हैं जो आज हमारे जो जिनको है ना अनौपचारिक क्षेत्र या ऋण क्षेत्र से ब्याज, भारी ब्याज पर पैसा मिलता है। तो वो चीजें हम देखें, इस स्थिति को सुधारने के लिए, इन निर्धन परिवारों की स्थिति को सुधारने के लिए ऐसे संगठनों को बनाया गया। क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि ये संगठन क्या करते हैं, छोटी छोटी जमाओं को इकट्ठा कर रहे हैं पहली बात, फिर उस जमाओं से छोटे छोटे काम भी कर पा रहे हैं। उस जमा का जब बड़ा स्वरूप हो जाता है तो ये उसको आधार बना करके बैंकों से कम ब्याज पर पैसा लेते हैं, और समूह के जो सदस्य होते हैं वो अपने सारे कार्य आराम से पूरा कर पाते हैं और समय पर ब्याज भी चुका पाते हैं, आय के स्रोत भी बढ़ जाते हैं। तो इनके पीछे का जो मूल विचार है वो ये है कि जो निर्धन परिवार है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, दोनों की बात हम करेंगे यहाँ पे। जो निर्धन परिवार है उनके जीवन स्तर को कैसे हम कर्ज जाल से बचाएं, कैसे हम अनौपचारिक क्षेत्र की जो भारी ब्याज दर का कर्ज जाल है उससे हम कैसे बचाएंगे, इस मूल मंत्र के पीछे ये संगठन काम करते हैं। तो चलिए इस पे नजर डाल लेते हैं। देखो बच्चों, स्वयं सहायता समूह के पीछे मूल विचार क्या है, गरीबों को साहूकारों, जमींदारों और बड़े किसानों के चंगुल से बचाना है। बिल्कुल समझ गए होंगे क्यों बचाना है। ये क्या कार्य करते हैं, ये भारी ब्याज पे ले लेते हैं, फिर क्या तो बेकार करवाते हैं उनसे, या उनकी जमीनें हड़प लेते हैं, या फिर उनको जीवन भर अपना गुलाम बना करके रखते हैं, उनके कई पीढ़ियों तक कार्य करवाते रहते हैं, क्योंकि इनका ब्याज है ना वो चक्रवर्ती दर से चलता ही रहता है। आगे बात करते हैं, यह उन सदस्यों की बचत को
पूल करने में मदद करता है, यानी बढ़ाने में मदद करता है जो गरीब महिलाएं हैं। सबसे पहले अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो वो महिलाओं के द्वारा कंडक्ट होता है। हमने देखा भी था 15-20 महिलाएं इकट्ठा होकर कंडक्ट कर रही थी इसको। सदस्य उचित ब्याज दर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए समय पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बैंक तैयार हो जाता है, क्योंकि क्यों तैयार हो जाता है भाई, इनके पास तो ऐसा कोई समर्थक ऋण आधार भी नहीं, फिर बैंक इनको कर्ज देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? क्वेश्चन आया दिमाग में? आया ना? बिल्कुल। तो देखो बच्चों, ये होता है कि इसके जो सदस्य है ना, वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं नियमों को लेकर के, अगर कोई व्यक्ति यहां से कर्ज नहीं चुकाता तो उसके खिलाफ ये बहुत कड़ी कार्रवाई करते हैं और ये पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि टाइम पे ऋण चूक जाए, हम डिफॉल्टर ना बने, ये सब चीजों का ये पूरा ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो इसी कारण जो बैंक होता है वो तैयार हो जाता है इन स्वयं सहायता समूह को ऋण देने के लिए। साथ ही साथ देखिए बच्चों, इसके यह उधारकर्ताओं को समर्थक ऋणाधार की कमी की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। चलो बैंक ने कह दिया भाई कुछ तो दिखाओ, ऐसा थोड़ी है मैं ऐसे ही दे दूंगा। सहायता समूह बना लिया आपने, आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरा पूरा पैसा ना डूबे, कुछ पैसा डूबे, इतना तो चलो मैं वहन कर लूंगा, लाख की जगह मेरा 50,000 डूबे, उसका मैं रिस्क ले सकता हूं, ठीक है, पर मुझे 50,000 की सिक्योरिटी तो दिखाओ। तो हमने देखा था कि जो 15-20 महिलाएं हैं वो अपनी रोज की कुछ बचत कर रही हैं जो 25 रुपए से लेकर 100 या इससे अधिक की हो सकती है, ये हमने देखा था। तो जब बैंक को ये पता चलता है, इतना इनको ऋणाधार दिखता है, तो इस ऋणाधार की बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा अमाउंट है, पर इसकी कमी के कारण भी कई बार जो लोन है वो नहीं हो पाता है, ऋण नहीं मिल पाता है, तो इस कमी को दूर करते हैं ये स्वयं सहायता समूह। बच्चों, ये उनकी चिंता के विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। कैसे भाई? महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होती हैं, कुछ महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, जो क्या होता है कि घर के घुटन भरे माहौल में अपनी बात किसी को कह नहीं पाती, ये हमने देखा। फिर यहाँ पे हम ये देख पाते हैं जब वो इस सहायता समूह से जुड़ती हैं तो उन्हें बाहरी दुनिया का ज्ञान होता है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज आता है कि हाँ भाई मेरे ये अधिकार है, मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये सब चीज़ों की समझ उन्हें आ जाती है। तो फिर हम ये कह पाते हैं ये एक मंच भी उन्हें प्रदान करता है जहां वो अपनी अनेक सारे सामाजिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर सकती हैं, अपनी कई सारी सामाजिक समस्याएं हैं जिनका वो निराकरण भी यहां से प्राप्त कर पाती हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इन संगठनों का जो मूल मंत्र है, मूल विचार है, वो है ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, यहाँ पर पहला काम है कि भाई उन्हें ऋण उपलब्ध कराना, साहूकारों के चंगुल से बचाना, और ऋणाधार की कमी है तो भी उन्हें सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिल जाए, और साथ ही साथ उन्हें एक ऐसा सामाजिक मंच देना जहां पर वो अपनी समस्याओं को बड़ी आसानी के साथ किसी से शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ प्रश्न जिनको हमने हमारे अध्याय पे आधारित करके देखा। हर प्रश्न को हमने रिलेटेड टॉपिक से जोड़ करके विद एग्जांपल समझने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।